नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीवीडी, राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर, आज आपके समक्ष बीकॉम पाठ तृतीय से संबंधित एबीएसटी विषय के अंतर्गत आने वाले विभागीय खातों को तैयार करते समय आने वाली समस्याओं पर चर्चा करेंगे। विभागीय खातों को तैयार करते समय मुख्यतः 3 प्रकार की समस्याएं आती हैं। सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या होती है वह है व्ययों का बंटवारा। दूसरी समस्या होती है अंतर विभागीय हस्तांतरण और तीसरी समस्या है न वसूल हुए लाभ के लिए समायोजन। तो उनमें से हम सबसे पहले चर्चा करेंगे व्ययों का बंटवारा। जब तक एक विभाग से संबंधित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सभी व्ययों का लेखा न हो जाए तब तक उस विभाग का सही लाभ हानि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यवसायों के व्यय जिनका व्यापार अनेक विभागों के माध्यम से होता है निम्न भागों में बांटे जा सकते हैं। तो व्ययों के बांटने के मुख्य रूप से 2 चीजें हैं। पहला है प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्ययों से आशय ऐसे व्ययों से है जो प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग किए जाते हैं, अतः ये व्यय जिस विभाग से संबंधित होते हैं उसी विभाग में इनको डेबिट किया जाता है, जैसे मजदूरी व पारिश्रमिक आदि। सेकंड है अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय ऐसे व्यय जो संयुक्त रूप से किए जाते हैं, उन्हें किसी उचित आधार पर विभिन्न विभागों में बांटा जा सकता है। ऐसे व्ययों को निम्न आधार पर बांटकर विभागीय खातों में डेबिट किया जाता है। तो व्ययों को विभागीय खातों में व्ययों को बांटने का जो आधार है उनकी उचितता के आधार पर बांटा जाता है। तो सबसे प्रथम आधार आप देख रहे हैं बिक्री के आधार पर। तो जो व्यय सभी विभागों की बिक्री के लिए एक साथ किए जाते हैं, अर्थात जो बिक्री से संबंधित होते हैं, ऐसे व्ययों का विभाजन प्रत्येक विभाग की बिक्री के अनुपात में किया जाता है। ऐसे व्ययों में मुख्यतः बिक्री पर छूट, कमीशन, विज्ञापन तथा बिक्री व्यय, यात्री विक्रेता का वेतन, अशोध्य ऋण, बिक्री पर गाड़ी भाड़ा आदि आते हैं। विभागीय बिक्री में विभागीय अंतरण की राशि को भी शामिल किया जाता है जब तक कि स्पष्टतः न दिया हो, अर्थात अगर स्पष्ट रूप से मना किया है तभी हम विभागीय बिक्री में अंतर विभागीय हस्तांतरण को शामिल नहीं करेंगे, अन्यथा विभागीय बिक्री में विभागीय अंतरण की राशि को भी शामिल किया जाएगा। दूसरा आधार है क्रय के आधार पर। ऐसे व्यय जो क्रय से संबंधित होते हैं, जैसे क्रय पर कमीशन, लेनदारों पर कटौती, क्रय पर गाड़ी भाड़ा आदि को क्रय के आधार पर विभागों में विभाजित किया जाता है। तीसरा आधार है स्थान के आधार पर। संयुक्त रूप से किए गए कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनसे होने वाला लाभ प्रत्येक विभाग को उसके द्वारा प्रयोग किए गए स्थान के अनुपात में प्राप्त होता है। ऐसे व्ययों को प्रत्येक विभाग के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल, एरिया ऑक्युपाइड के अनुपात में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार के व्ययों में मुख्यतः भवन का किराया, भवन का बीमा, नगरपालिका कर, भवन की मरम्मत व हिरास, बिजली व्यय आदि सम्मिलित होते हैं। चौथा आधार है आपका मजदूरी के आधार पर। ऐसे व्यय जो श्रम कल्याण से संबंधित होते हैं, उन्हें प्रत्येक विभाग की मजदूरी या श्रमिकों की संख्या के अनुपात में बांटा जाता है। श्रम कल्याण से संबंधित व्ययों में मुख्यतः भविष्य निधि व कर्मचारी राज्य सुरक्षा में अंशदान, कैंटीन व्यय, क्षतिपूर्ति, चिकित्सा व्यय, बीमा प्रीमियम आदि आते। अगला 5वां है आपका माल का बीमा प्रीमियम। माल का बीमा प्रीमियम प्रत्येक विभाग में माल के औसत स्टॉक
के मूल्य या मात्रा के अनुपात में बीमा प्रीमियम की राशि का विभाजन किया जाना चाहिए। अगला छठवां आधार है कार्य के घंटों के आधार पर। विद्युत शक्ति व्यय का विभाजन कार्य के घंटों एवं मशीन के हॉर्स पावर के आधार पर किया जाता है। मशीन, अगला सातवां है मशीन तथा फर्नीचर पर ह्रास व मरम्मत। विभागों द्वारा प्रयुक्त संपत्तियों के मूल्य के अनुपात में विभाजन किया जाता है और यदि संपत्तियों का मूल्य ज्ञात नहीं हो तो मशीन तथा फर्नीचर पर ह्रास व मरम्मत के खर्चे को बिक्री के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। अगला आठवां है अन्य व्ययों का विभाजन। बिजली व्यय जैसे का विभाजन प्रत्येक विभाग में लगे हुए विद्युत मीटर में दिखाई गई यूनिटों अथवा पॉइंट के आधार पर किया जाता है। अन्य व्ययों को विभिन्न विभागों की परिस्थिति को देखते हुए तथा व्यय के स्वभाव के अनुसार विभाजित किया जाना चाहिए। थर्ड, व्यय जो बांटे नहीं जा सकते। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो ना तो किसी विभाग से संबंधित होते हैं और ना ही उनका विभागों में बंटवारा किया जा सकता है। अतः ऐसे व्ययों को सामान्य लाभानी खाते में ही दिखाया जाता है। इन व्ययों में लाभांश, आयकर, संचालकों की फीस, पूंजी पर ब्याज, ऋण तथा ऋण पत्रों पर ब्याज, सामान्य संचय में अंतरण आदि शामिल होते हैं। जब हम व्ययों का बंटवारा कर देते हैं तो फिर कुछ बात आती है कि जो व्यय बांटे नहीं जा सकते तो फिर उनको हम लेखांकन में कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि कुछ आय व्यय की ऐसी मदें होती हैं जिनका विभिन्न विभागों से संबंध नहीं होता है या उनको नहीं बांटा जाता है, तो उस परिस्थिति में एक सामान्य लाभानी खाता बनाया जाता है। तो अभी अपन देखेंगे सामान्य लाभानी खाता तथा चिट्ठा, इसकी चर्चा अपन देखें। इसमें सभी विभागों के लाभ हानियों को हस्तांतरित करके लाया जाता है। मान ली 3 डिपार्टमेंट हैं, तीनों डिपार्टमेंटों का जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको हम कैरी करके यहाँ लाएंगे तथा ऐसे व्यय जिनका विभिन्न विभागों में वितरण नहीं किया जा सकता है उन्हें इसमें दिखाया जाता है, जैसे मैंने अभी कहा था। और सामान्य लाभानी खाते का प्रारूप निम्न प्रकार है। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रारूप दिया हुआ है, सामान्य लाभानी खाते का प्रारूप दिया हुआ है। टाइटल है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ईयर जो भी है। इसमें वही लाभानी खाते का प्रारूप है, डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखेंगे जैसा मैंने अभी चर्चा किया था आपको कि जो विभिन्न विभागों का लाभ है तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए, बी, सी, ये क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई लॉस है तो उसको जनरल पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा देंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है कि व्ययों की। तो जैसा हमने चर्चा किया, ऐसे सारे व्यय जो नहीं बांटे जा सकते या जो कंपनियों के केस में सामान्य संचालन से संबंधित हैं उनको इस सामान्य लाभानी खाते के डेबिट पक्ष पर दिखाया जाएगा। मसलन आप देखेंगे जनरल एक्सपेंसेस टू डेप्रिसिएशन, टू डायरेक्टर्स फीस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर्स, टू इनकम टैक्स, जनरल रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। आगे जब बताएंगे वैसे चर्चा करेंगे। तो न वसूल हुए लाभ के लिए जो समायोजन बनाया था तो समायोजन की राशि को भी सामान्य लाभानी खाते में दिखाया जाता है और नेट लास्ट में आएगा नेट प्रॉफिट, यानी ये पूरे व्यवसाय का नेट प्रॉफिट है। फिर बात आती है सामान्य चिट्ठा। चिट्ठा संपूर्ण व्यवसाय का एक ही बनाया जाता है, विभागवार कोई चिट्ठा नहीं बनाया जाता है। इस चिट्ठे में प्रत्येक विभाग के लिए कोई खाना नहीं होता। चूंकि चिट्ठा विभागवार नहीं बनता है इसलिए ध्यान रखेंगे सामान्य चिट्ठा तैयार करने में कोई डिपार्टमेंट्स के कॉलम इसमें नहीं होते, अपितु पूरे व्यापार के संपत्तियों एवं दायित्वों को इसमें दिखाया जाता है। यदि प्रश्न में कुछ संपत्तियां या दायित्व अनेक विभागों से संबंधित हों तो उन्हें आंतरिक खाने में लिखकर उनके योग को बाहर के कॉलम में दिखाया जा सकता है। मसलन
बिल्डिंग 3 है, ए डिपार्टमेंट की अपनी बिल्डिंग है, बी डिपार्टमेंट की अपनी बिल्डिंग है, सी डिपार्टमेंट की भी अपनी बिल्डिंग है, तो हम इनर कॉलम में लैंड एंड बिल्डिंग दिखा करके उसके इनर कॉलम डिपार्टमेंट ए की बिल्डिंग की वैल्यू, डिपार्टमेंट बी की बिल्डिंग की वैल्यू, डिपार्टमेंट सी की बिल्डिंग की वैल्यू दिखा करके और तीनों का योग भार मेन अमाउंट के कॉलम में हम दिखा सकते हैं, लेकिन चिट्ठा एक ही बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। अभी हमने चर्चा की व्ययों के बंटवारे की। विभागीय खातों को तैयार करते समय दूसरी समस्या आती है अंतर विभागीय व्यवहार, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस। जब किसी व्यापारिक फर्म में अनेक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है तो यह स्वाभाविक है कि एक विभाग दूसरे विभाग से माल क्रय कर ले, और जब एक विभाग दूसरे विभाग से माल क्रय करता है तो इसे ही विभागीय हस्तांतरण कहते हैं। यह हस्तांतरण प्रायः लागत मूल्य पर होता है, परंतु कभी-कभी यह विक्रय मूल्य पर भी किया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में जिस विभाग को माल भेजा जाता है, अर्थात जो माल पाने वाला विभाग है, उसे हस्तांतरण मूल्य से डेबिट किया जाता है तथा जो भेजने वाला विभाग है उसको क्रेडिट किया जाता है। जब माल विक्रय मूल्य पर हस्तांतरित होता है और उसमें से क्रय करने वाले विभाग के पास कुछ स्टॉक शेष बच जाता है तो इसके लिए न वसूल हुए लाभ के लिए संचय खाता, रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट बनाना होता है, अर्थात न वसूल हुए लाभ के लिए संचय बनाया जाता है जो बिक्री करने वाले विभाग के लाभ से घटाकर बनाया जाता है। अंतर विभागीय हस्तांतरण के अंतर्गत माल के साथ ही साथ कभी-कभी सेवाओं का भी हस्तांतरण एक विभाग से दूसरे विभाग में हो सकता है। ऐसे में जब एक विभाग से मजदूरों, लिपिकों, तकनीकी व्यक्तियों आदि की सेवाएं दूसरे विभाग को हस्तांतरित की जाती हैं तो जिस विभाग से ये सेवाएं हस्तांतरित की जाती हैं उस विभाग का व्यापार एवं लावानी खाता क्रेडिट किया जाता है तथा सेवाएं लेने वाले विभाग का व्यापार एवं लावानी खाता डेबिट किया जाएगा। विभागीय खातों को तैयार करते समय तीसरी समस्या है न वसूल हुए लाभ का समय। वास्तव में इसका संबंध अंतर विभागीय हस्तांतरण से ही है। जैसा हमने कहा कि जब व्यापारिक फर्म के में एक विभाग से दूसरे विभाग को माल हस्तांतरित किया जाता है तो कभी-कभी इसके लागत मूल्य में लाभ जोड़कर हस्तांतरित किया जाता है, या यूं कहें विक्रय मूल्य पर ट्रांसफर किया जाता है। इसका आशय यह है कि यदि हस्तांतरित करने वाले विभाग से सीधा बाजार में इसे बेचा जाता तो इस पर लाभ मिलता और उसी लाभ को जोड़कर इसे दूसरे विभाग में बेचते हैं। यदि दूसरा विभाग इसे अपने अन्य विभाग से न लेकर बाजार से क्रय कर तो भी उसे लागत में लाभ जोड़ा हुआ ही मूल्य देना पड़ता था। बाजार मूल्य जो है उस माल का वो खरीदने वाले विभाग को देना पड़ता। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक विभाग से लाभ पर माल दूसरे विभाग को हस्तांतरित होता है तब जिस विभाग में यह माल जाता है, अर्थात जो माल पाने वाला विभाग है, उसके पास जो माल बिना बिका बचता है वह दो प्रकार का हो सकता। अपने विभाग के माल का स्टॉक, अर्थात जो उसने बाजार से खरीदा है तो उसका स्टॉक, और दूसरे विभाग से प्राप्त माल का स्टॉक, अर्थात अपने ही फर्म के किसी दूसरे विभाग से जो माल खरीदा उसका कोई माल बिना बिका रह जाए। तो जब एक विभाग के अंतिम रहतिये में ऐसा माल सम्मिलित है जो दूसरे विभाग से विक्रय मूल्य पर आया है तो इस रहतिये में से लाभ का भाग अलग करके एक संचय में रखा जाता है जिसे रहतिया संचय या ना वसूल हुए लाभ के लिए संचय खाता कहा जाता है।
इस रहतिया संचय को सामान्य लावानी खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इसी संचय को अप्राप्त लाभ का संचय भी कहा जाता है। इस संचय को निम्न सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। न वसूल हुआ लाभ बराबर हस्तांतरित करने वाले विभाग का सकल लाभ इंटू गुणा उस विभाग को हस्तांतरित माल, अर्थात ट्रांसफर करने वाले डिपार्टमेंट ने माल पाने वाले डिपार्टमेंट को कितना माल ट्रांसफर किया, उन दोनों का उसके सकल लाभ और उसको हस्तांतरित माल का गुणा बटे विभाग की बिक्री। विभाग की बिक्री का मतलब अन्य बिक्री प्लस हस्तांतरित माल, जो माल ट्रांसफर करने वाले विभाग ने माल पाने वाले विभाग को जितना माल ट्रांसफर किया है, इंटर डिपार्टमेंट जो सेल है, इन दोनों को जोड़ दें और इस सूत्र की सहायता से हम न वसूल हुए लाभ की राशि ज्ञात कर सकते हैं।